बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। बिहार के पीठ पर, बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ाई पर चूड़ा भोंकने का काम किया गया। 22 तारीख को कर्पूरी जी को भारत रत्न से बिहार में क्या हुआ, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी पता चला, हम लोग रास्ते में थे कि नीतीश जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। नीतीश जी ने इस्तीफ़ा दे दिया और जो खबर आ रही है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया ये तो समय बताएगा, नीतीश जी बताएंगे। लेकिन बिहार में हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अभी गणतंत्र दिवस के ठीक तुरंत बाद ये लोकतंत्र के साथ, बिहार के साथ इनके बाद पार्टी पोलित ब्यूरो मेंबर और सिवान के प्रभारी कर्नल धीरेन्द्र जी उपस्थित हैं, आवे और माल्यार्पण करें। श्रद्धांजलि सभा के सदारत कर रहे हैं गुलाम हैदर साहब, साथी हंसनाथ जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक सतदेव जी, अमरजीत जी, नईमुद्दीन जी, अमर जी और सिवान के तमाम पार्टी के नेतृत्वकारी साथी धीरेन्द्र जी और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हमारे बीच में साथी तौकीर साहब, जो उस समय शायद 90 से ज़्यादा उनकी उम्र थी, जूही महज 4 साल की थी, और आफ्ताब, क्या नाम इनका, आफ्ताब साहब। तो हम सबको पता है कि सिवान की धरती में लड़ते हुए अमन के लिए, विकास के लिए, लोकशाही के लिए, अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ कितनी जाने गई है। आज हम लोगों ने यात्रा शुरू की। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जीरादेई में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, रास्ते में उमाकांत सिंह जो 1942 में शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया 19 साल की उम्र में। और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, आगे मौलाना मज़ारुल हक के मज़ार तक हम लोगों को जाना है। बहुत लंबी बात तो हम नहीं करेंगे, अब सब लोग इसको समझ रहे हैं। अभी 26 तारीख को हमने पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया। जो देश का संविधान है, जिस संविधान में हमारे पूर्वजों ने ये घोषणा की थी कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु गणराज्य होगा, उसके 74 साल पूरे हुए, 75वां साल शुरू हुआ है। लेकिन आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हर रोज़ संविधान ने कहा था कि भारत एक लोकतंत्र होगा, कोई राजशाही नहीं है, किसी राजा का राज यहाँ नहीं चल रहा है। हमारे संविधान ने कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी जो भारतीय राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्म को बराबर की नज़र से देखेगा और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को पूरी आज़ादी रहेगी
अपने हिसाब से अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ने का। हमने देखा अभी 22 तारीख को क्या हुआ अयोध्या में, राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जो मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के राय के मुताबिक बना। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 6 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद गिराने का काम हुआ वो बेहद गलत था, वो भारत के संविधान का उल्लंघन था, वो संविधान की दृष्टि से बहुत बड़ा एक अपराध था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अगर इस ज़मीन को मंदिर के लिए दे दिया जाए, मस्जिद के लिए कहीं अलग ज़मीन दे दी जाए तो शायद आगे के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए अच्छा रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण की इजाज़त दे दी है। लेकिन मंदिर निर्माण के नाम पर, मंदिर निर्माण तो मंदिर वालों का काम है, सरकार का तो काम नहीं है। लेकिन अभी इस देश में ऐसी स्थिति बन गई कि जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो एक राजनीतिक आयोजन होना चाहिए था, जहां हिंदुस्तान के राष्ट्रप्रधान, मौजूदा राष्ट्रप्रधान द्रौपदी मुर्मू को चीफ गेस्ट के बतौर उसका उद्घाटन करना चाहिए था, वहाँ हमने देखा कि राष्ट्रपति नदारत थी और तमिलनाडु से पुजारियों को बुला के लाया गया और राजा का जो प्रतीक है सेंगोल, वो राजा के प्रतीक प्रधानमंत्री को दिया गया। पूरी तरह से संसद का उद्घाटन एक धार्मिक आयोजन जैसे लगा। और अभी मंदिर का उद्घाटन जो कायदे से एक धार्मिक आयोजन होना चाहिए था, वहाँ हमने देखा कि उसको पूरी तरह से राजनीतिक आयोजन बना दिया गया। लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री के लिए 24 के चुनावी अभियान की शुरुआत है। तो धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो कहाँ पहुँचा है वो हम सब लोग देख रहे हैं। आज बिहार में क्या हुआ, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी पता चला, हम लोग रास्ते में थे कि नीतीश जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। नीतीश जी ने इस्तीफ़ा दे दिया और जो खबर आ रही है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया ये तो समय बताएगा, नीतीश जी बताएंगे। लेकिन बिहार में हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अभी गणतंत्र दिवस के ठीक तुरंत बाद ये लोकतंत्र के साथ, बिहार के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। बिहार के पीठ पर, बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ाई पर चूड़ा भोंकने का काम किया गया। 22 तारीख को कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाजा गया। कर्पूरी जी जिस समय आरक्षण लागू कर रहे थे, जिस समय शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, जिस समय आपातकाल के बाद राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा कर रहे थे, हमारे CPI-ML आंदोलन के, बिहार के गांव के क्रांतिकारी किसान संघर्ष के बहुत सारे साथी जिनको उस समय जेल में डाला गया था, ऐसे बहुत सारे साथियों को उस समय उन्होंने रिहा किया। उस दौर में कर्पूरी जी को चलने नहीं दिया गया। 2 बार मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। उनकी सरकार को गिराने का काम किन लोगों ने किया? उनके खिलाफ गाली बकने का काम किन लोगों ने किया? उनके खिलाफ पूरे देश, बिहार को भड़काने की पूरी कोशिश किन लोगों ने किया? बिहार की सामंती सांप्रदायिक ताकतों ने। और जिन सामंती सांप्रदायिक ताकतों के अलंबरदार RSS और उस ज़माने में कभी जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों ने लगातार जब कर्पूरी जी थे तो उनको जलील करने का, अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का काम किया। और आज भारत रत्न के नाम पर वो चाहते हैं कि हमारे तमाम अपराधों पर कोई पर्दा डाल दिया जाए और हम कर्पूरी जी के आड़ में अब अपनी राजनीति करें। नीतीश जी बिहार के, कर्पूरी जी सबसे कम मुख्यमंत्री रहने वाले, कम समय रह करके बहुत काम उन्होंने किया। नीतीश जी सबसे लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी इधर कभी उधर करते हुए बने हुए हैं। अभी आपने देखा जब पिछले साल 2022 में अगस्त में नीतीश जी आए और उन्होंने कहा कि भाई अब हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं, घर आ गए हैं, आप लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा अपनापन महसूस होता है।
और हम वामपंथियों के साथ, राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ मिल करके अब अपना हम काम करेंगे। आपने देखा कि इस दौर में हम लोगों के समर्थन से पूरे आंदोलन का जो एजेंडा था वो काम हो, इसकी तो अभी शुरुआत हुई थी, एक संभावना बन रही थी। और जब ये संभावना बन रही थी तो फिर इसके खिलाफ साजिश रचने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने फिर नीतीश जी को अपने चंगुल में ले लिया। और हम समझते हैं कि कर्पूरी जी का नाम अगर कोई लेते हैं तो कर्पूरी जी की परंपरा के साथ, कर्पूरी जी की विरासत के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हीं के नाम पर, उनको सम्मान देने के नाम पर आज उनको अपमानित करने का काम किया गया। और इसीलिए आने वाले दिन में सामने चुनाव है, आप सबको तैयारी करनी है। पूरे देश में एक आवाज़ उठी है, पूरे देश में आवाज़ उठी है कि 2024 आर पार की लड़ाई है। 10 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया, हर एक मोर्चे पर, हर एक मोर्चे पर। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश की विदेश नीति, हम दुनिया में जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। पिछले 7 अक्टूबर से हम देख रहे हैं गाज़ा पट्टी पर, फिलिस्तीन के बच्चों पर, आम नागरिकों के ऊपर लगातार जनसंहार इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। और 120 दिन हो गए, 120 दिन में 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, दसियों हज़ार बच्चे, जैसे यहाँ हम जूही को इस समय याद कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितने जूही, न जाने कितने बच्चे गाज़ा पट्टी में, चंद महीनों के गर्भवती माताएं, वो सब मारे जा रहे हैं। वहाँ के पत्रकार, वहाँ के लेखक, वहाँ के शायर, वहाँ के कवि चुन चुन करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, ताकि एक पूरी सभ्यता, ताकि पूरी एक पहचान, पूरे एक मुल्क को जड़ से मिटा दिया जाए। ये साजिश चल रही है इजराइल के द्वारा, अमेरिका के समर्थन से। आज इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने, जो दुनिया के काले लोगों का, नेल्सन मंडेला का देश है, जहाँ से महात्मा गांधी ने अपने आज़ादी के आंदोलन की यात्रा शुरू की थी, और लंबे समय तक जिनको गोरे लोगों का नस्लवादी राज का, उस पूरे प्रताड़ना का उसको झेलना पड़ा, आज आज़ाद है। हमने देखा दक्षिण अफ्रीका ने ये कहा कि हमारे साथ जो बीता है, आज अगर फ़िलिस्तीन के साथ वही होता है तो सबसे पहले हम फ़िलिस्तीनियों का साथ देंगे। और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इजराइल के खिलाफ मामला दायर कर दिया कि ये जनसंहार पर रोक लगे। और हमने देखा कि कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस केस को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि केस का फैसला हो, एक टेम्पररी उन्होंने दिया है फैसला कि तत्काल ये जो जनसंहार चल रहा है, ये जो जानें ली जा रही है, जो हिंसा का दौर चल रहा है, इस पर रोक लगे और अमन चैन के साथ आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ आप सबों को फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।